हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस एक्सप्लेन्ड। मेरा नाम है यश राजन शुक्ला और आज हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी पे। स्केलेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ज़ीरोधा कैसे इंप्लीमेंट करता है स्केलेबिलिटी को, वो सारी चीज़ों पे आज हम बात कर रहे होंगे। और आज हम देखेंगे कि यार स्केलेबिलिटी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, मेनली डेटाबेसेस का क्या रोल होता है स्केलेबिलिटी में। ये सारी चीज़ें आज हम जान रहे होंगे इस सिस्टम डिज़ाइन के लेक्चर में। तो ये है सिस्टम डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी पे। देखो, बाय डेफिनेशन बात करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल पे डेफिनेशन मिल जाएगा। Scalability is the ability of a system, business, or a process to handle growing demands and expand efficiently without compromising the performance or quality or stability। ठीक है, अब ये सब का क्या मतलब है वो हम इस वीडियो में समझेंगे और कितने टाइप के स्केलेबल सॉल्यूशंस हम अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। अगर स्केलेबिलिटी समझना है ना, तो उससे पहले हमें लोड समझना पड़ेगा। व्हाट इज लोड? ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन स्पेसिफिक टाइम इज लोड। ठीक है, नंबर ऑफ आस्क रिसोर्सेज भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ आस्क रिसोर्सेज। ठीक है, रिक्वेस्ट की जगह पे मैं रिसोर्सेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नंबर ऑफ आस्क रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक टाइम, रिसोर्सेज मतलब कुछ भी हो सकता है। सपोज आप किसी सर्वर से कुछ एपीआई डिमांड कर रहे हो या कोई फाइल अपलोड कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो सर्वर पे लोड डाल रही है, सर्वर पे कुछ रिसोर्सेज की आस्क कर रही है, वो आपके सर्वर पे लोड डालना हम मान सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आस्क रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक टाइम इज लोड। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यार लोड क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने तरीके के स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस हम अप्लाई करते हैं या अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स ये रिसोर्स हो गया। अब देखो, स्केलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको लोड जानना जरूरी है, किस सिस्टम पे कितना लोड है। वही जो हमने अप्रोच वाली वीडियो में बात करी थी कि आपको स्कोप्स पता होने बहुत जरूरी है, बॉटलनेक्स वगैरह पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपका सिस्टम चोक कहाँ पे हो रहा है। सपोज आपने कोड ऐसा लिख दिया जो स्केलेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसमें हमारे लोड की कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसमें हमारे सर्वर की भी कोई गलती नहीं है। तो मान लो आपने कोड ऐसा लिखा कि वो स्केलेबल है ही नहीं। ठीक है, अभी हम आगे इन चीज़ों पे बात करेंगे जब मैं एक ज़ीरोधा का आपको एग्जांपल दूंगा कि ज़ीरोधा कैसे इतने बड़े इंटायर इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक कोड जो है वो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो कोड ही अगर आपने खराब लिख दिया है, आपको सिस्टम के लिमिटेशंस का पता होना बहुत जरूरी है सिस्टम डिजाइन में। तो अगर आपने कोड ही गलत लिखा है तो आप कैसे स्केलेबिलिटी मेंटेन करोगे? अब स्केलेबिलिटी किन किन चीजों को इफेक्ट करती है, वो है परफॉर्मेंस। ठीक है, इस पे मैंने एंटायर वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, तो आप परफॉर्मेंस पे देख सकते हो कि परफॉर्मेंस मेजर कैसे होती है, किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें आप परफॉर्मेंस वाली वीडियो में देख सकते हो। बट परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है स्केलेबिलिटी से। ठीक है, तो अगर स्केलेबल नहीं है सोल्यूशन तो वो परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा। अब आओ स्केलेबिलिटी को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है क्या। सपोज आपने ऐप बनाई, ठीक है, 50 यूजर्स के लिए आपने एक ऐप बनाई। ठीक है, लेकिन इस पे मान लो यार 50,000 यूजर्स आ गए। ठीक है, तो 50,000 यूजर्स को तो ये सर्व कर नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा, सिस्टम लैग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या लैग हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। मोस्ट केसेस में लैग होना शुरू हो जाता है। तो मान लो एक टाइम पे 50 यूजर्स ही क्वेरी कर रहे थे प्रोफाइल की। ठीक है, मेरा प्रोफाइल का जो भी डेटा है वो ला के मुझे दे दो प्रोफाइल पेज पे। ये 50 यूजर्स ने एक साथ क्वेरी करी। इतना ही स्केलेबल आपका सोल्यूशन है, इतना ही स्केलेबल आपका पूरा सर्वर है, और जितने भी आपने जो कोड लिखा है इतना स्केलेबल है। तो 50 यूजर्स तक आपने स्केलेबल बना रखा है, 50,000 यूजर्स ने रिक्वेस्ट करा, तो क्या होगा, इस आपका जो भी रिस्पॉन्स टाइम है सर्वर से वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब रिस्पॉन्स टाइम कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हमने परफॉर्मेंस वाले वीडियो में बात कर रखी थी। तो हमने मिली सेकेंड्स को लेकर के बताया और ये सारी चीजें लेकर बताई, वो सारी चीजें हमने परफॉर्मेंस वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे कि 50,000 यूजर्स में रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जनरली मैंने परफॉर्मेंस वाली वीडियो में बताया, जनरली हम 400 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन करते हैं ताकि एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस मैंने वहां पे बताया था कि बहुत सारे इंडेक्सिंग, कैशिंग वगैरह से इंप्रूव हो सकती है, स्केलेबिलिटी से भी इंप्रूव होती है। आई गेस आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा, मैं थोड़ा और डिटेल समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें आप बस 5 बॉल्स रख सकते हो। ठीक है, आपने 5 बॉल रख ली, इसमें 5 बॉल्स ही आप इसमें हटा सकते हो, फिट कर सकते हो। ठीक है, बट आपने बाजार से मान लो 50 बॉल खरीद के ले आया, तो आप कैसे उस बॉक्स में हटाओगे? आपको वो बॉक्स बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो और भी बॉक्सेस खरीदने पड़ेंगे। तो ये ही स्केलेबिलिटी है कि सही तरीके से सिस्टम को समझना, क्या चीजें होती है, क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या चोक पॉइंट्स हैं, उनको समझ के
कैसे सिस्टम हम सर्वर अपना या सिस्टम इस तरीके से मेंटेन करें कि वो प्रॉपर स्केलेबल हो, चाहे वो 50 यूजर्स पे हो या 50,000 यूजर्स पे हो। तो आपको अपने बिजनेस की नीड्स भी समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैं हमने अप्रोच वाली वीडियो में देखा था कि स्कोप्स वगैरह सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। सपोज क्लाइंट आपका अगर नहीं इन्वेस्ट कर सकता है उतना, तो उस हिसाब से आप स्केलेबल कैसे बनाओगे? और क्लाइंट काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से स्केलेबल आप कैसे बनाओगे? ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन आपको स्केलेबल सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। 5 बॉल्स थी, उसको आप एक डब्बे में रख रहे हो। उसको चाहो तो आप डब्बा बड़ा एक बड़ा डब्बा ले आओ मार्केट से, जहाँ पे 50 बॉल एक साथ रख दो, या अलग-अलग 5-5 के अलग-अलग 10 डब्बे ले आओ, जिसमें बॉल रखो, ठीक है? तो अब इसी के बाद जस्ट हम बात करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो आपको समझ में भी आ जाएगा इसी एग्जांपल से कि वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, ठीक है? तो चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलिंग में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल स्केलिंग की, ठीक है? वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं? वर्टिकल स्केलिंग में हम रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है? जिसमें 12 जीबी रैम लगा हुआ है और 24 या 32 कोर्स का सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है? मान के चलते हैं हम 12 जीबी रैम लगा हुआ है और 32 कोर का सीपीयू लगा हुआ है, वी सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या-क्या रिसोर्सेज होते हैं एक सर्वर के अंदर और कैसे एक सर्वर कंस्ट्रक्ट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये समझो कि जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर रिसोर्स आप इंक्रीज़ कर रहे हो किसी सर्वर के अंदर, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। सपोज आपने 2 रैम लगा दी है, ठीक है? 12 जीबी के 2 रैम लगा दी है। तो ये जो है ये वर्टिकली एक्सपेंड कर गया। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है? जब आप रिसोर्सेज ऐड कर रहे हो, एक ही सर्वर है, वहाँ पे आप रिसोर्सेज ऐड करते जा रहे हो। क्या इसमें कोड वगैरह के चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। क्या इसमें आर्किटेक्चरल चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। ठीक है? मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो ये होता है वर्टिकल स्केलिंग। अब अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल से समझें, तो आपने देखो यार, आपके पास 5 बॉल्स थे, आप मार्केट से 50 बॉल्स ले आए, ठीक है? तो अगर आपने ये डिसाइड किया कि यार जो आपका डब्बा है, जिसमें आप बॉल स्टोर कर रहे हो, उसको आप बड़ा कर लोगे, ठीक है? तो वो हुआ वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। तो वर्टिकल स्केलिंग में हम रिसोर्सेज बढ़ा रहे थे, रिसोर्सेज को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे हम सर्वर्स नंबर ऑफ सर्वर्स ही बढ़ा देते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ सर्वर को ही हम इंक्रीज कर लेते हैं। नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज कर लिया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है? बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं करना चाहिए, वर्टिकल स्केलिंग नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि डायगोनल स्केलिंग होती है। बहुत सारे जगह पे नीड होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, बहुत सारी जगह पे वर्टिकल स्केलिंग की नीड होती है, और मेजरली जगह पे होती है डायगोनल स्केलिंग की। डायगोनल स्केलिंग में यानी कि वर्टिकल स्केलिंग भी करना होता है, एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी करना होता है जब भी नीड पड़ती है तो, ठीक है? मोस्टली हम ऐसा कोड चाहते हैं लिखना कि एक डिफाइंड नंबर ऑफ यूजर्स तक हम वर्टिकल स्केलिंग करके चल सके। जब रीजन्स अलग होते हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्यों हम जाते हैं या क्यों उसका यूज़ करते हैं। तो जब रीजन्स अलग अलग होते हैं या हमारे पास कंडीशंस होते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में जाते हैं। अभी हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता क्या है, नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाने का क्या मतलब है। सपोज आपके पास वही दोबारा से वही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 5 बॉल्स आपको फिट करनी है, ठीक है? 5 बॉल्स फिट हो जाती हैं, बट आपको अब आप मार्केट से 50 बॉल्स ले आए। तो एक तो आपके पास एक सॉल्यूशन था कि पूरा बॉक्स ही बड़ा कर लो। दूसरा आपके पास सॉल्यूशन है कि आप 10 मोर बॉक्सेस लेके आ जाओ मार्केट से, ठीक है? तो अगर आप मार्केट से 10 मोर बॉक्सेस लेके आते हो, उसमें 50 बॉल्स आराम से आ जाएंगी। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कि नंबर ऑफ सर्वर्स को अगर आप बढ़ा देते हो, जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आता है। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है। तो अब देखो, जो भी आप ये कैलकुलेशंस करोगे कि वर्टिकल स्केलिंग करनी है या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है, ये बेस्ड होता है मॉनिटरिंग पे। अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो कि आपको नीड किस चीज़ की है, सपोज अगर आपके रैम चोक हो रहा है या ट्रांसकोडिंग सर्वर है एक, ठीक है? मैं बात करता हूँ ट्रांसकोडिंग सर्वर की। ट्रांसकोडिंग क्या होता है कि जब आप किसी वीडियो को लेते हो और उसको 720, 1080, उसके बाद 480 ऐसे करके इनके अलग-अलग वर्जन्स बनाते हो, ठीक है? उसको बोलते हैं ट्रांसकोडिंग, ठीक है? इसके लिए एक सर्वर होता है जो ट्रांसकोडिंग करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसकोडिंग, ठीक है? तो ट्रांसकोडिंग में अलग-अलग वर्जन्स निकलते हैं वीडियो के। अब देखो 720, 1080, 480 निकला। अब इसमें क्या है कि जीपीयू या सीपीयू का बहुत रोल होता है, ठीक है? अगर जीपीयू है आपके सर्वर के अंदर रिसोर्स में, तो जीपीयू का यूसेज काफ़ी अच्छा खासा जाता है। अगर सिर्फ सीपीयू है, तो सीपीयू का यूसेज बहुत अच्छा जाता है। तो मान लो आपके पास सीपीयू है ही नहीं, आपने 68 जीबी रैम दे रखा है और सीपीयू दे रखा है 12 कोर का, ठीक है? ये पूरा रिसोर्स यूज़ कर लेगा। अगर अच्छी खासी ट्रांसकोडिंग चल रही है, तो पूरा 12 कोर का सीपीयू ये यूज़ कर लेगा, ठीक है? क्योंकि ट्रांसकोडिंग काफ़ी अच्छा खासा सीपीयू यूज़ करता है।
तो सीपीयू अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप स्केलिंग तो करने जाओगे नहीं कि यार ट्रांसकोडिंग में मुझे सीपीयू की और नीड है तो मैं 2 सर्वर्स लगा लेता हूँ अलग-अलग। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आप वर्टिकल स्केलिंग करते हो, ठीक है? अब नंबर ऑफ सीपीयूज़ या नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स बढ़ा लोगे, एक रिसोर्स बढ़ा लोगे सेम सर्वर के अंदर, तो आप 32 कोर का सीपीयू कर लोगे। इंस्टेड ऑफ 2 सर्वर रख लें 12 कोर के सीपीयू के, एक ही सर्वर को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? स्केल कर लेते हैं। तो ये होता है वर्टिकल स्केलिंग। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का भी एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मैंने ट्रांसकोडिंग का दिया वैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मान लो आपके डिफरेंट रीजन्स हैं, मान लो आप ज़ोमैटो चला रहे हो, एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो आप ज़ोमैटो चला रहे हो और ज़ोमैटो पे ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है? एंड रीजन वाइज ट्रैफिक से आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना चाह रहे हो। हालाँकि रीजन वाइज ट्रैफिक तोड़ना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना एक अपना ही डिसीजन है, वो किसी एक रीजन से आना चाहिए, किसी मॉनिटरिंग से आना चाहिए। मैं जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे कि रीजन वाइज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप कर रहे हो, तो वो कैसे करोगे? इंडिया में अगर आप हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हर डायरेक्शन में, बट आपके नॉर्थ साइड से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? नॉर्थ रीजन से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि नॉर्थ के लिए एक अलग सर्वर डेडिकेट करोगे, साउथ के लिए एक अलग डेडिकेट करोगे एंड इसको रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो नॉर्थ के लिए आप अलग सर्वर रखोगे, साउथ के लिए आप अलग सर्वर रखोगे, वेस्ट के लिए अलग रखोगे और ईस्ट के लिए अलग रखोगे, ठीक है? ऐसे करके 4 सर्वर हो जाएंगे आपके, ठीक है? जिसमें आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है? ये रीजन वाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है? ये टाइम वाइज भी कर सकते हो। सपोज मान लो आप जोमेटो हो, जोमेटो पे ब्रेकफास्ट का इतने ऑर्डर्स नहीं आते, लंच के बहुत ऑर्डर्स आते हैं और डिनर के काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। तो आपने 3 सर्वर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अलग-अलग। जो डिनर वाला सर्वर है उसको आपने अच्छा खासा बड़ा रखा हुआ है कि क्योंकि इस पे काफ़ी लोड आता है। तो इसको आपने काफ़ी अच्छा बड़ा रखा हुआ है, या 2 सर्वर डेडिकेटेड करके रखे हुए हैं जो डिनर का लोड हैंडल करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से टाइम वाइज भी आप हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो या रीजन वाइज स्केल करना है। तो नॉर्थ में का जो जितना भी ट्रैफिक है वो बड़े वाले सर्वर पे जा रहा है आपके, जो काफ़ी अच्छा खासा रिसोर्सेज़ लेके हैं। यानी कि 32 जीबी रैम, 32 कोर सीपीयू, इस तरीके से बड़ा रिसोर्स है। और ईस्ट वेस्ट या कोई भी ऐसे रीजन में जहाँ पे इतना ज़ोमैटो यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप छोटा सर्वर एलोकेट करके रखते हो, ठीक है? तो ये सारा जितने भी इस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है? अब ये कंडीशन के हिसाब से जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने का काम है, ये कौन करता है? ये लोड बैलेंसर्स करते हैं। तो मान लो ये फ्रंट एंड है, ठीक है? फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट भेजा बैक एंड को। नॉर्मल जो आपका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखोगे कि फ्रंट एंड ने भेजा रिक्वेस्ट बैकएंड को, बैकएंड ने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है? ये होता है। बट जो स्केलिंग हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर्स होते हैं बीच में। तो यहाँ पे बीच में आ जाता है लोड बैलेंसर, ठीक है? ये आ गया लोड बैलेंसर। अब ये डिसाइड करता है कि बैकएंड में के कौन से, अच्छा ये सारे, एक बात और, ये जितने भी सर्वर्स हैं, ठीक है? चाहे ये फर्स्ट नंबर का सर्वर हो गया, सेकंड का हो गया या थर्ड का हो गया, ये सारे ही सर्वर पे सेम बैकएंड चल रहा होता है, सेम बैकएंड के इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और अपडेटेड वर्ज़न चल रहा है, इसमें दूसरे वाले में कोई पुराना वर्ज़न चल रहा है। सारे में ही सेम वर्ज़न चल रहा है और सब में एक साथ ही बैकएंड अपडेट होता है। अनटिल एंड अनलेस हमें कोई टेस्टिंग नहीं करनी है। मान लो हमें नॉर्थ रीजन में कोई फीचर डालना है, स्पेसिफिक फीचर डाल रहा है, हम नॉर्थ रीजन में कोई अलग अपडेट देते हैं, और साउथ रीजन में कोई अलग फीचर डालना है तो हम साउथ रीजन में अलग अपडेट देते हैं। अनटिल एंड अनलेस हमें इस तरीके से नहीं करना, तो हम सारे ही सर्वर पे सेम बैकएंड का वर्ज़न चलाते हैं, ठीक है? अब बीच में क्या आता है, लोड बैलेंसर आता है, ठीक है? लोड बैलेंसर यहाँ पे मान लो ज़ोमैटो से रिक्वेस्ट आई, लोड बैलेंसर ने यहाँ पे लिया, एल से मैं डिनोट कर देता हूँ लोड बैलेंसर को। यहाँ पे इसने कंडीशन समझी, कंडीशन में हमने लोड बैलेंसर में लगा रखी है कि भाई टाइम वाइज या रीजन वाइज अब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो नेटवर्क है, हमारी रिक्वेस्ट नॉर्थ से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो नॉर्थ सर्वर पे चले जाएंगे, और अगर साउथ से आ रहे हैं तो साउथ सर्वर पे चले जाएंगे। इस तरीके से हम रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? मेजरली आप 2-3 तरीकों से देखोगे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन मॉनिटरिंग। आप मॉनिटर कर रहे हो कि आपका सोल्यूशन सबसे बेस्ट कहाँ पे निकल के आएगा, रीजन वाइज स्केलेबिलिटी पे आएगा या टाइम वाइज स्केलेबिलिटी पे आएगा, वो आपको मॉनिटर करके पता चलेगा कि अगर मैं टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसमें मेरा ज़्यादा रिसोर्सेज बचेंगे, अच्छे तरीके से स्केल होगा, प्लस फास्ट भी रहेगा, ठीक है? तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा मॉनिटर करके चीज़ों को। मान लो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ही है, हाँ, इतना अंतर नहीं है, 50% नॉर्थ से है,
45% साउथ से है, 20% वेस्ट से, 20% ईस्ट से है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर हम रीजन वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। टाइम वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो टाइम वाइज़ में मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट में इतना ज़ोमैटो कोई ऑर्डर करता नहीं है। लंच के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, डिनर के लिए और भी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से टाइम वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो ना, ये यहाँ पे अच्छा एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। ठीक है? तो ये आपको मॉनिटरिंग से समझ में आएगा कि कौन-सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कौन-सा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। और वो अप्लाई करने के लिए आपका लोड बैलेंसर रहेगा कि आपने लोड बैलेंसर लगा रखा है। अगर लोड बैलेंसर में कंडीशन है कि इस टाइम से इस टाइम तक जो भी ऑर्डर्स है, या इस टाइम के इस टाइम के जो भी ऑर्डर्स हैं, वो इस सर्वर से सर्व हो रहे होंगे, देन इट विल बी मच बेटर। ठीक है? ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन की बात। ठीक है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एक और पैरामीटर होता है, जिसमें हम मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लो ये टाइम है, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे सर्वर स्केलिंग की। तो मान लो ये टाइम है, तो हमने ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे सर्वर्स को स्केल डाउन कर दिया, ठीक है? हमने एक ही सर्वर यूज़ किया, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ तो अलग हो गया, रीजन वाइज़, टाइम वाइज़ वो आप समझ गए। ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे हमने सपोज़ बहुत बड़ा सर्वर ना यूज़ करके एक छोटा सर्वर या स्केल डाउन कर दिया। देखो, स्केलेबिलिटी में जितना स्केल अप करना ज़रूरी होता है, उतना स्केल डाउन करना ज़रूरी होता है। इस बात को नोट कर लो, लिख लो कहीं पे, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, कि स्केलेबिलिटी में स्केल डाउन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्केल अप इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप फालतू रिसोर्सेज़ का पैसा नहीं देना चाहोगे कभी भी, या कोई भी क्लाइंट है जिसके लिए आप ऐप बना रहे हो, कोई भी कंपनी है जिसके लिए आप ऐप बना रहे हो, तो वो फालतू रिसोर्सेज़ का पैसा नहीं देना चाहेगा। वो स्केल डाउन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्केल अप है, ठीक है? क्योंकि मनी भी एट द एंड कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ कंज़म्पशन में ही आ रहा है। तो मान लो ब्रेकफ़ास्ट में आपका इतने सर्वर पे लोड नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप स्केल डाउन कर दोगे सर्वर को, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होती हैं, लोड बैलेंसर देखता है, वो सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होती हैं। वहाँ पे सर्वर ऑटोमैटिकली स्केल डाउन हो जाएगा, और जब डिनर होगा तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली स्केल अप हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्केल डाउन, स्केल अप जो है वो लोड बैलेंसर देख रहा होता है ऑन कंडीशन, जो भी आप कंडीशन आप वहाँ पे एक कंडीशन होती है, वो लोड बैलेंसर में आपको कंडीशन पुट करनी होती है। ये कंडीशन पे आपका जो सर्वर है वो स्केल करेगा, ठीक है? इस तरीके से वहाँ पे कंडीशन लगानी होती है। कैसे सेटअप वगैरह करते हैं वो हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल करके। अब यहाँ पे मेजर स्केलेबिलिटी इश्यूज़ जो है ना, वो डेटाबेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? अभी आप एक वीडियो है, मैं अटैच करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, 2 वीडियोज़ एक्चुअली। एक हॉटस्टार का है, जिसमें आप समझोगे कि पैरामीटर्स रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एंड जो भी ये स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो बहुत बड़े-बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे क्रिकेट वगैरह लाइव चल रहा होता है, तो वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को कैसे कैटर कर रहे होते हैं, वो मैं वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, उसका लिंक। वहाँ पे आप समझोगे कि रिसोर्सेज़ मेज़र कैसे किए जाते हैं, ठीक है? तो रिसोर्सेज़ मेज़र करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज़ आप पीक लोड मेज़र कर रहे हो कि एक टाइम पे लोड क्या आने वाला है। मान लो आपके बर्स्ट में ट्रैफ़िक आने वाला है, ठीक है? बर्स्ट में ट्रैफ़िक इन द सेंस कि आपने मार्केटिंग कर दी किसी भी प्रोडक्ट की अपने, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ गए, रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है? वो बर्स्ट में ट्रैफ़िक आता है, ठीक है? उसके बाद होते हैं केओस इंजीनियर्स। मैंने केओस इंजीनियर्स पे वीडियो भी बना रखी है कि केओस इंजीनियर्स कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे मेज़र करते हैं चीज़ों को, कि कहाँ पे चोक पॉइंट्स, कहाँ पे बॉटलनेक्स आ सकते हैं, ठीक है? वो केओस इंजीनियर्स होते हैं, वो पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है? स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि यार मान लो मेरे सर्वर पे कई हज़ार डेटा, कई कई लाख क्वेरीज़ आ गई, कई मिलियन क्वेरीज़ आ गई, तो क्या होगा? वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली टेस्ट की जाती हैं, मेज़र की जाती हैं डे टू डे बेसिस पे, ताकि हम प्रॉपर स्केलेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। अब इसका मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ज़ीरोधा की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये भी वीडियो मैं अटैच करवा दूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ज़ीरोधा के सीटीओ का, कि कैसे उन्होंने एक स्केलेबल सॉल्यूशन बनाया, जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूज़र्स क्वेरी कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल डेटा को। तो वो कैसे वो मैनेज करते हैं। सपोज़ कल टैक्स भरने का दिन है, और 1 दिन पहले वो हमें इतने सारे यूज़र्स एक साथ अपना 1 साल का जो डेटा है, वो फाइनेंशियल डेटा है, वो माँगते हैं पीडीएफ में, ठीक है? एक बटन क्लिक पे। वो कैसे हैंडल करते हैं बिहाइंड द सीन्स, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, जो यूज़र होता है, वो एक
देखो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये स्केलेबिलिटी का ही पार्ट है और इसी तरीके से स्मार्ट स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और हम स्केलेबिलिटी देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशंस होता है और ये जो हम छोटी-छोटी चीज़ें बात कर रहे हैं, इंडेक्सिंग और रीजन वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। अभी एक इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आपको और आइडिया लगता जाएगा कि स्केलेबल सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। तो ज़ीरोधा ने क्या किया कि यार इंस्टेड ऑफ सिंपली क्वेरीइंग अ डेटाबेस, तो उन्होंने क्या किया कि एक डेटाबेस बनाया। ठीक है, एक डेटाबेस, ड्राइंग पे मत जाना मेरे। एक डेटाबेस बनाया, उन्होंने एक टूल बनाया, ठीक है, जिसको डंग बीटल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसका रेप्लिका मेंटेन करता है। अच्छा, रेप्लिका क्या होता है डेटाबेस का, डीबी रेप्लिकास क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। रेप्लिका, रीड एंड राइट रेप्लिका होते हैं। रीड एंड राइट रेप्लिका में क्या होता है कि जो आपका मेन डीबी होता है उसको हम अनटच रखते हैं। मेन डीबी पे क्वेरीज और एक्शन जा रहे हैं, सपोज ये बैकएंड है, तो ये जो डीबी पे क्वेरीज जाते हैं, ठीक है, इसको हम अनटच रखते हैं, इसका एक रेप्लिका बनाते हैं, ठीक है, इसका एक रेप्लिका या इसका एक क्लोन कह लो बनाते हैं, जिसपे हम रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हम रीड कर रहे होते हैं। तो जो रेप्लिका होता है वो मेन डीबी से कनेक्टेड भी होता है पोलिंग के थ्रू, और हम पोलिंग करके वो अपने डेटा को अपडेट भी कर रहा होता है। तो अगर आप कुछ राइट करते हो मेन डीबी में, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है डीबी रेप्लिका पे, ठीक है। राइट रेप्लिका बोलते हैं और रीड एंड राइट रेप्लिका होता है। तो अभी ये मान लो मेजरली तो रीड रेप्लिकास यूज करते हैं, ताकि जो रीड डेटाबेस रीड का जो एक्शंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मेजर होते हैं, ठीक है। राइट के इतने नहीं होते हैं, रीड के बहुत मेजर हो रहे हैं, ठीक है। मान लो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालने हैं, तो मैंने रीड रेप्लिकास बना लिए 5। रीड रेप्लिकास मतलब कि एक मेन अपना डेटाबेस है, उसके क्लोन्स हैं 5, जिससे हम सिर्फ रीड करेंगे, और जो मेन सर्वर है उसको हम राइट के लिए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट का सिर्फ जाएगा, और यहाँ से रेप्लिका से, ये रेप्लिका है, यहाँ से सिर्फ यहाँ से रीड का जाएगा रिक्वेस्ट, रीड की रिक्वेस्ट बैकएंड पे फुलफिल होगी इस रेप्लिका से, ठीक है। और ये फ्रंट एंड है, इसने क्वेरी किया बैकएंड को, यहाँ पे मान लेते हैं लोड बैलेंसर्स आ गए, ठीक है। इसने क्वेरी किया, यहाँ लोड बैलेंसर्स आ गए, इसने क्वेरी किया बैकएंड को, बैकएंड ने जो डेटा है वो फ्रंट एंड को भेज दिया। एंड बीच में कोई क्वेरी हुई, डेटाबेसेस से कोई क्वेरी हुई, उसने डायरेक्ट डेटाबेस लिया। अब सोचो, जब यहाँ पे 10 लाख यूजर्स, 20 लाख यूजर्स जो हैं वो क्वेरी कर रहे हैं विद इन अ सेकेंड, कितना लोड पड़ेगा सर्वर पे अगर वो डायरेक्टली जा करके डेटाबेस से डेटा उठा के ले आ रहा है तो बैकएंड, ठीक है। कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा अगर मैं एक मेन डीबी रखूँ और वहाँ से सारे डेटा एक साथ उठाऊँ, 10 लाख का डेटा उठाऊँ, मेरा सिस्टम ही चोक हो जाएगा, ठीक है, मेरा डेटाबेस चोक हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर जीरो था पोस्टग्रेस यूज करता है, नॉर्मल पोस्टग्रेस यूज करता है, बट वो कैसे, अब उन्होंने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला स्केलेबिलिटी का, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि स्केलेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशंस इन रियल लाइफ, ठीक है। व्हाट दे डिड इज दे हैड अ सर्वर एक्चुअली, तो दे हैड अ सर्वर और उन्होंने एक टूल बनाया, दे क्रिएटेड अ टूल नेम्ड एज डंग बीटल, ठीक है। एंड उन्होंने एक डीबी मेंटेन किया जो जो प्रोसेस डेटा को स्टोर करता है, बस, ठीक है। उन्होंने एक डीबी ऐसा मेंटेन किया जो प्रोसेस डेटा को स्टोर करता है। ये डंग बीटल हो गया, सॉरी, ये हो गया डंग बीटल, इनका जो भी टूल है, ये इन्होंने ऐसा बनाया है टूल। अब इस टूल पे क्या होता है कि आप जब भी बैकएंड, यहाँ पे एक एलबी आ गया आपका लोड बैलेंसर, ये रिक्वेस्ट जाती है, ये डंग बीटल को जाती है। बैकएंड जो है वो डंग बीटल पे पैरामीटर्स भेजता है जो भी उसको चाहिए डीबी से। डंग बीटल क्या करता है कि मेन डीबी पे क्वेरी करता है, ठीक है। ये आपका मेन डीबी हो गया, ठीक है, मेन डीबी हो गया ये आपका एक रेप्लिका समझ लो, या रेप्लिका नहीं हो गया, ये दूसरा डीबी मेंटेन करते हैं, ठीक है। दूसरा डीबी क्यों मेंटेन करते हैं कि जो कैलकुलेटेड डेटा है, सपोज मुझे 2 टेबल्स ज्वाइन करने हैं, 2 डेटाबेसेस ज्वाइन करके कोई क्वेरी निकालनी है, मुझे अपना इनवॉइसेस का भी लिस्ट चाहिए, और किनको किनको वो इनवॉइसेस गए हैं उन कस्टमर्स का भी डिटेल चाहिए। तो ऐसे कई सारे टेबल हमें ज्वाइन करके डेटा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो ज्वाइन करके जो डेटा बना है उसको वो अलग सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्वेरी करो
तो फास्ट फेच हो सके, ठीक है, डेटा, तो उसको दूसरे डेटाबेस में वो मेंटेन करते हैं। मेन डेटाबेस वो सेम ऑपरेशंस के लिए कभी टच नहीं करते, ठीक है। तो वो डंग बीटल दूसरे जैसे ही यहाँ से रिस्पॉन्स आया तो डंग बीटल ने जो उनका दूसरा डीबी है जो सिर्फ कैलकुलेटेड डेटा को सेव करने के लिए यूज करते हैं, वहां पे उसने सेव कर लिया। एंड वो जो भी डेटा कैलकुलेट हुआ था वो फ्रंट एंड पे या बैक एंड के थ्रू फ्रंट एंड को भेज दिया, ठीक है। बैक एंड पे गया और वो बैक एंड से फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स चली गई, ठीक है। फ्रंट एंड पे आप उसको शोकेस कर देते हो। अब ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस जो है वो टाइम भी लेता है ये होने के लिए, और ये बीच में क्यूइंग भी यूज करते हैं। तो जैसे लोड बैलेंसर्स है, बीच में क्यूइंग यूज होता है, ठीक है। तो क्यूइंग के लिए और बात करेंगे सिस्टम डिजाइन की सीरीज में कि क्यूइंग होता क्या है। तो अभी के लिए मैं क्यूइंग को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यूइंग क्या करता है, रिक्वेस्ट को होल्ड करके रखता है सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड तक, ठीक है। मान लो आपने आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है। आप अगर 1 लाइक करते हो और वो जाके डीबी में सेव हो जाता है, ऐसे कितने लोग एक साथ लाइक कर रहे होंगे, 10,000 लोग, 20,000 लोग एक साथ लाइक कर रहे होंगे। और वो जाके अगर इंस्टेंटली डाटाबेस में अपडेट हो जाए, तो डाटाबेस की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो एक साथ इतने चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकता है, इतने डेटा को अपडेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो या तो सिस्टम चोक हो जाएगा, या सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो उसको कैसे हम मेंटेन करते हैं, बीच में क्यूइंग सिस्टम लगाते हैं। क्यूइंग सिस्टम क्या करता है कि आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट्स। सपोज 10,000 लाइक्स जो है उनको होल्ड करके रखता है, और एक साथ ही डीबी अपडेट करता है। एक साथ ही इन द सेंस की इंस्टेड ऑफ +1 की क्वेरी 10,000 बार चले, वो एक +10,000 की क्वेरी एक बार में ही चलाएगा। तो एक ही क्वेरी में आपके +10,000 लाइक्स हो गए आफ्टर 1 सेकेंड्स, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्यूइंग मैकेनिज्म काम करता है। आपके जो भी रिक्वेस्ट है उनको होल्ड करके रखता है, ताकि जो सर्वर पे लोड कम पड़े और 1 बाय 1 क्लियरेंस चीज़ें होती रहें, जो थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है। और आपको थ्रेशोल्ड आपने सपोज इंस्टाग्राम पे अगर 10,000 लाइक्स का लगा रखा है क्यूइंग में, तो 10,000 लाइक्स के बाद से डेटाबेस में वो +10,000 करके अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ की +1 करके वो 10,000 बार हो। ये क्यूइंग मैकेनिज्म होता है, आपके रिक्वेस्ट को होल्ड करके रखना अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, उसके बाद से धीरे धीरे रिलीज करना, ये होता है क्यूइंग, ठीक है। इसके लिए हम काफका वगैरह यूज करते हैं, उसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे कि काफका वगैरह कैसे यूज होता है। बैकग्राउंड जॉब्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे बहुत एक्सप्लोर करेंगे। बट हाँ, उन्होंने क्यूइंग लगा रखा है, क्यूइंग लोड बैलेंसर्स लगा रखे हैं। अब क्यूइंग में क्या होता है कि जब भी मान लो मिलियंस ऑफ यूजर्स ने डेटा भेजा या रिक्वेस्ट करी बैकएंड को, उसमें से कुछ यूजर्स का रिक्वेस्ट जो है वो होल्ड करके रखता है, कुछ यूजर्स के रिक्वेस्ट को जिनका रिक्वेस्ट पहले आया था, सपोज 10,000 15,000, वो भेज देता है बैकएंड में प्रोसेस होने के लिए। डंग बीटल उसको प्रोसेस कर रहा होता है, जैसे ही डेटाबेस प्रोसेस हो जाता है वो दूसरे डीबी में सेव हो जाता है, वो बैकएंड में आ जाता है। बैकएंड सिग्नल दे देता है फ्रंट एंड को कि इन यूजर्स का, सपोज इस यूजर का जो डेटा है वो प्रोसेस हो गया है, नाउ शो दैट टू फ्रंट एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में वो डेटा दिख भी जाता है, ठीक है। जैसे ही आपको सिग्नल बैकएंड से आता है कि ये डेटा प्रोसेस हो चुका है, आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड पे क्लिक कर, तो आपको भी पता होगा इंस्टेंटली आपने 3 साल का अगर क्वेरी करा है, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी, तो आप देखोगे कि वो इंस्टेंटली डाउनलोड नहीं होता है, वो बोलता है प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। वो यही प्रोसेस पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, इतना सारे डेटा उसमें से ले करके आना और प्रोसेस करके आपको दिखाना, उसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो क्यूइंग हुआ। अब जो 10,000 फर्स्ट 10,000 हो गए, उनको डेटा दिख गया। अब बाकी के 10,000 डेटा, बाकी के जो 10,000 यूजर्स है उनका डेटा जाएगा बैकएंड में, वो प्रोसेस होगा सेम तरीके से, और वो फिर उनको फ्रंट एंड पे दिख जाएगा। अच्छा, जब भी सर्वर पे लोड होगा, आप ये देखोगे कि जो क्यूइंग मैकेनिज्म है वो बाकी लोग के रिक्वेस्ट को एक थ्रेशोल्ड तक होल्ड पे रखेगा। उस दौरान या उस पूरे टाइम में they will see कि the PDF is being generated, they will see कि PDF is being loaded. After that, after the request gets fulfilled, वो फ्रंट एंड में एक डाउनलोड बटन देख पाते हैं, उसके बाद से डाउनलोड भी हो जाता है प्रॉपरली इजीली। इस तरीके से जीरोधा पूरी स्केलेबिलिटी मेंटेन करता है सारी चीज़ों की। मैं वीडियो भी दे दूंगा इफ़ यू वांट टू सी इट इन डिटेल। ये बहुत ही ब्रीफ है जो मैंने समझाया अभी 2-3 वीडियोस के रिगार्डिंग, वो उतना ही इसमें मैंने कवर किया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं समझने के लिए। तो इस तरीके से जीरोधा अपनी स्केलेबिलिटी मेंटेन करता है। जैसे जैसे हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे, आप समझोगे कि स्केलेबिलिटी कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग कब करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कब करते हैं, और मेजरली हम डायगोनल स्केलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखोगे। तो आगे हम और रियल लाइफ एग्जाम्पल जब देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो स्केलेबिलिटी है वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है, ये यहाँ पे जो स्केलेबिलिटी है वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी है। जैसे 1 डीबी के रेप्लिकास बनाना अलग अलग, कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है।
डीबी को बड़ा कर लेना, डीबी सर्वर को बड़ा कर लेना इज़ अ वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 सर्वर बना लिया, एक कैलकुलेटेड डीबी स्टोर कैलकुलेटेड डेटा स्टोर करने के लिए, तो ये हो गया हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग, ठीक है? स्केलिंग सर्वर की भी होती है, स्केलिंग डीबी की भी होती है, तो ये हो गया एक तरीके से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है? इस वीडियो में हमने काफ़ी इन डिटेल में समझा कि स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे करते हैं, रिसोर्सेज़ को मॉनिटर कैसे करते हैं, मॉनिटर के बेसिस पे स्केलिंग कैसे करते हैं, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल क्या है स्केलिंग का। आगे हम और भी एग्ज़ाम्पल्स देख रहे होंगे, उसमें मैं आपको डिनोट भी करता रहूँगा कि ये स्केलिंग कौन-सी स्केलिंग है, किस टाइप की स्केलिंग है। हालाँकि आपको एग्ज़ाम्पल से काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, बट आगे हम और भी एग्ज़ाम्पल्स ले रहे होंगे। इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी चर्चा कर ली स्केलेबिलिटी की, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अभी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। आगे कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। कुछ भी डाउट्स होता है आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।